अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। थैंक यू सो मच मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो को आपने इतना ज़्यादा पसंद किया। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आप लोगों को भी वो ड्रेसेस बहुत अच्छे लगे, क्योंकि ड्रेसेस जो हैं वो प्रैक्टिकल होने चाहिए। मैं कभी भी आपके साथ ऐसी चीज़ शेयर नहीं करती जो कि प्रैक्टिकल नहीं हो, क्योंकि हम डिज़ाइनिंग के चक्करों में कि अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइनिंग के कंपटीशन में इस तरह की डिज़ाइनिंग बनवा लेते हैं ड्रेसेस की जो बाद में पहने नहीं जाते। दैट्स वाई मेरी डिज़ाइनिंग जो है ना वो बड़ी सिंपल होती है, क्योंकि मैं उन्हीं हाउस वाइफ्स को कैटर कर रही हूँ जो कि मेरे जैसी हैं। सो यहाँ पर आज मैंने करनी थी किचन की क्लीनिंग। आपको पता है कि ईद आने वाली है और ईद पे किचन का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाने पकाने का इतना काम होता है, मेहमानों के आने जाने का इतना ज़्यादा काम होता है। एक दफ़ा क्लीनिंग हो जाएगी तो उसके बाद ये होगा कि फिर जिसे कहते हैं कि आपको पूरी ईद आराम से आपकी गुजर जाएगी, आपको फ़िक्र नहीं होगी। और इस तरह ये भी होता है, इसका एक फ़ायदा डीप क्लीनिंग करने का ऐसे ईद से पहले, क्योंकि आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सी ग्रोसरी ख़त्म हुई हुई है, कौन सी चीज़ें लाने वाली हैं, आप एक साथ साथ लिस्ट भी बना लेते हैं। तो इसलिए किचन क्लीनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं ये ऑल पर्पज़ क्लीनर ले रही हूँ। मेरा सोडा ख़त्म हुआ था और अभी शाम का टाइम था। हुसैन भाई को मैंने कहा मैं क्या भेजूँ। वैसे तो मैं विनेगर एंड सोडा का पानी बना लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा लेमन मैक्स ऐड कर लेती हूँ, उससे ही हर चीज़ क्लीन करती हूँ। एक तो वो इतना डेंजरस नहीं होता जैसे ये फूड, जैसे स्पाइसेस वगैरह हैं और इन चीज़ों के लिए, तो किचन की सफाई के लिए। तो दूसरा ये कि मुझे था कि विनेगर एंड सोडा ही सिर्फ हो मेरे पास, तो मैं उसका पानी सा बना के उसे साफ़ कर लूँगी। लेकिन सोडा अभी मैंने पिछले दिनों कुछ डीप क्लीनिंग की थी, कुछ चीज़ें वगैरह साफ़ की थी, दैट्स वाई मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं था। फ्रिज वगैरह क्लीन किया था, दैट्स वाई। सो मैंने सोचा कि चलें ऑल पर्पज़ क्लीनर से ही, एक तो थोड़ी अच्छी खुशबू सी भी आ जाएगी, दूसरा ये कि जो रैक्स हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। यहाँ पर मैं सारे जितने भी मेरे पास स्पाइसेस के जार्स हैं वो सारे साफ़ कर लूँगी, उनके ढक्कन साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अंदर से ये साफ़ ही हैं। और मेरी कोशिश ये होती है कि जब जब मैं ग्रोसरी लेके आऊँ तब तक अगर कोई डिब्बा जैसे जैसे खाली हो जाता है, जैसे पत्ती, लेट्स सपोज़ पत्ती का डिब्बा खाली हो गया, तो मैं पत्ती का डिब्बा जो है वो भरने से पहले एक दफ़ा वॉश कर लेती हूँ। इसी तरह चीनी का डिब्बा खाली हो गया तो उसको भरने से पहले एक दफ़ा वॉश कर लिया जाता है। तो मैं वक्तन फ़वक्तन ये चीज़ें कर रही होती हूँ। मुझसे एक दफ़ा किसी ने कमेंट पे पूछा था कि आप ईद की क्लीनिंग नहीं करेंगी क्या? तो उनके लिए मेरा जवाब है, या आप सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये बात शेयर कर रही हूँ कि मेरी बहुत ख्वाहिश है कि ईदें मैं अपने घर में सेलिब्रेट करूँ और इधर मेरे घर में लोग आएँ, हम सारे इकट्ठे हों, मैं तरह तरह के खाने बनाऊँ, हल्ला गुल्ला हो, उठक बैठक हो। इसके अलावा ये कि हम बारबेक्यू वगैरह करें इकट्ठे, मतलब फुल टाइम जो है ना फ़न करें, और मैं अच्छे से होस्ट करूं डिनर्स एंड लंच और इस तरह की चीज़ें, नेबरहुड में भी मिलूं जुलूं किसी से। लेकिन होता ये है कि जैसे मेरे हस्बैंड की फैमिली है फैसलाबाद में, उनके अब्बू माशाल्लाह हयात हैं, भाई हैं, बहनें हैं सारी वहाँ पर। तो हम लोग ईद उस वो हमारा बड़ा घर है, हम ईद वहीं पे करते हैं। जब तक आपको पता है फैमिली में बुज़ुर्ग होते हैं तो बड़े घरों में ही ईद सेलिब्रेट की जाती है। तो हमारा जो मेन घर है, हमारा जो बड़ा घर है, वो मेरा ससुराल है और मैं वहाँ पर ईद करती हूँ। उन लोगों की वो अपनी लाइफ को इतना पब्लिक नहीं करते और उन लोगों को ये व्लॉगिंग और ये सब चीज़ें पोस्ट करना अच्छा नहीं लगता। दैट्स वाई मैं वहाँ जाकर बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं करती, कि किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मेरी सिस्टर इन लॉज़ भी फैसलाबाद में होती हैं, तीन तीन सिस्टर्स इन लॉ फैसलाबाद में होती हैं। तो देखें, बजाय इसके कि वो सारे लोग ट्रैवल करके इतना दूर बिल्कुल आएँ, यहाँ पर और कोई रिलेटिव नहीं है, तो अच्छा ये है कि हम सारे उनके पास चले जाएँ, हम लोग, हमारी सिर्फ एक फैमिली उनके पास चली जाए। दैट्स वाई हम सारी अपनी जो ईदें हैं वहाँ पे करते हैं। मैं पहले कभी भी ऐसा नहीं रखती थी कि मैं अपनी फैमिली की तरफ चली जाऊँ और ईद पे मैं अपनी फैमिली की तरफ नहीं जाती। ईद हमारी वहीं पे होती है मेरे ससुराल में। हाँ, मैं फिर कभी जैसे छुट्टियाँ आ गई गर्मियों की, सर्दियों की, तो मैं लाहौर का प्लान टूर जो था वो कर लेती थी। लेकिन अब जब से ट्रैवलिंग इतनी एक्सपेंसिव हो गई है, जैसे पेट्रोल बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं, टोल के बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं। इसके अलावा आपको पता है कि 4 बच्चों के साथ पैकिंग करना, फिर बार बार ट्रैवलिंग करना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। दैट्स वाई अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं लाहौर और फैसलाबाद का एक साथ ही टूर रख लेती हूँ। जब हम फैसलाबाद चले जाते हैं तो फैसलाबाद से लाहौर का जो डिस्टेंस है हमें बहुत कम लग रहा होता है, हमें लग रहा होता है ये तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है, जब से हमने इस्लामाबाद का ट्रैवलिंग करना शुरू की है। तो इस वजह से ना मैं अब इकट्ठे ही प्लान कर लेती हूँ। अभी भी हमारा यही प्लान है कि बच्चों को छुट्टियाँ हो गई हैं,
हम ईद पे जाएंगे फैसलाबाद, कुछ दिन वहाँ स्पेंड करेंगे। उसके बाद कुछ दिन जो नेक्स्ट वीक होगा, एक वीक हम फैसलाबाद में स्पेंड करेंगे, नेक्स्ट वीक हम लाहौर में स्पेंड करेंगे। तो इस तरह ये होगा कि हम एक दफ़ा में ही टूर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम अपने घर आ जाएंगे और छुट्टियां यहाँ पे बच्चों की स्पेंड करेंगे। हाँ, इस दौरान अगर कोई आ सकता है यहाँ पर, किसी का प्लान बन गया तो हाँ हम लोग एंटरटेन करेंगे। और हमारा ये भी प्लान है कि छुट्टियों में बच्चों को कहीं नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह में कहीं घुमाना फिराने लेके जाया जाए, तो वो खैर अभी कंफर्म नहीं है। सो अगर हुआ तो वो भी आपके साथ मैं सब शेयर करूँगी। तो ये था जी मकसद। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं ईद पे डेकोरेशंस करूँ, मेरा घर हो, यहाँ पर सब आएँ और मैं मज़े मज़े के खाने बनाऊँ, फिर यहाँ पे रौनक लगे। लेकिन ऑफ़ कोर्स यहाँ पे सिर्फ हमारी फैमिली है, इस वजह से फिर उन सब का मूव करना, ज़ाहिर बात है मेरी नंदों के अपने ससुराल वाले हैं, अपनी अपनी उनकी वहाँ पे मसरूफ़ियात हैं, वहाँ पर उनको आना जाना होता है, दावतें चलती हैं उनकी भी, उनके ऑफ़ कोर्स एक पूरा सेटअप है। दैट्स वाई हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, ज़्यादातर मेरे हस्बैंड के तो सारे रिलेटिव्स और बहनों के ससुराल वाले भी सारे ही फैसलाबाद में होते हैं। मेरे खुद ददयाल फैसलाबाद में, मेरी सिर्फ अम्मी और बहन हैं जो लाहौर में रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। और अभी साथ साथ मेरी क्लीनिंग होती जा रही है। मैंने सारे जो जार्स थे वो क्लीन कर लिए थे ऊपर से, जो मुझे लगे थोड़े ख़राब हैं, गंदे हैं, वो मैंने फिर अंदर से वॉश करने थे। कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, अब देख लें मुझे पता चल गया कि कौन कौन सी चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैंने ग्रोसरी बकेट में रखी होती हैं, जैसे ही यहाँ से ख़त्म होती हैं फिर मैं उसमें से निकाल लेती हूँ। मुझे याद होता है कि मैं मिर्चें पड़ी हुई हैं, पत्ती पड़ी हुई है, या चीनी लाने वाली नहीं है, या इस तरह, तो मैं फिर वो चीज़ें रीफ़िल करती रहती हूँ। तो मैं यहाँ पर रीफ़िल भी कर लूँगी अगर कुछ चीज़ों की मुझे ज़रूरत होगी। वैसे एक टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आजकल जैसे गर्मियाँ हैं, गर्मियों में बहुत कीड़े मकोड़े आते हैं, ग्रोसरी में बहुत कीड़े मकोड़े, सुसरी और इस तरह की चीज़ें चली जाती हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि कम से कम चीज़ें लाएँ। अब मैंने दालों का स्टॉक ख़त्म कर दिया है, ठीक है, दालें जितनी भी थी मैंने आलमोस्ट ख़त्म कर दी हैं। बाकी चीनी पत्ती, नमक, मिर्चें, ये सब चीज़ें तो रूटीन की जो है मैं लेके आ रही हूँ। बाकी कुछ गैर ज़रूरी या बहुत कम यूज़ होने वाले स्पाइसेस हैं, जैसे कलौंजी हो गया और अजवाइन हो गया, ऐसी चीज़ें वो मैं बिल्कुल ख़त्म कर रही हूँ और मैं नई नई लेके आऊँगी जब तक वेदर थोड़ा अच्छा नहीं हो जाता। तो आप भी कोशिश किया करें दालें कम से कम, जैसे मैं पहले किलो वाला पैकेट लेके आती थी, मैं भर लेती थी, मेरी 2-3 महीने 2 महीने एटलीस्ट चल जाती थी दालें। इस दफ़ा मैं नहीं लेके आई, मैंने करीब से ये है कि खुली दाल मिल जाती है यहाँ पर। जितने भी हमारे पहले मार्ट्स थे वहाँ पर आधा किलो या किलो वाले पैकेट्स होते थे, तो अब यहाँ पे एक शॉप है बहुत करीब, बाय वॉक हुसैन भाई ले आते हैं, तो वहाँ से एक पाव भी अगर आपको दाल चाहिए आपको मिल जाती है, जैसे बाकी शहरों में होता है, आम मोहल्लों में होता है। तो ये बड़ा फ़ायदा हो गया कि अब जब मैंने दाल बनानी होती है मैं हुसैन भाई से कहती हूँ, हुसैन भाई फ्रेश ले आते हैं और थोड़ी सी ले आते हैं। तो आटा भी इस तरह मैंने इस दफ़ा 5 किलो वाला पैकेट मंगाया। एक तो हमने ट्रैवलिंग करनी थी, हम लोगों को वापस आना था फैसलाबाद, इस वजह से भी, दूसरी वजह से ये कि मैंने कहा कि पहले 5 किलो वाला, अब जितनी भी गर्मियाँ रहेंगी मैं 5-5 किलो वाला लेके आती रहूँगी। 5 किलो मैं यूज़ करूँगी, उसके बाद फिर मैं अगेन 5 किलो वाला पैकेट मंगवा लूँगी। हम लोग सनरिच का आटा यूज़ करते हैं, मैं बारहा बता चुकी हूँ, वो बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत अच्छी रोटी बनती है, 6 घंटे तक रोटी सॉफ्ट रहती है, बड़ी ही ज़बरदस्त रोटी रहती है। सो वो ना हर जगह से नहीं मिलता, तो समटाइम्स दूर जाना पड़ता है, तो यहाँ तो 5-5 किलो वाले बंदा पैकेट ले आए, यहाँ फिर 5 किलो वाला एक पैकेट ला के उसको यूज़ करे और फिर जब कहीं आना जाना हो तो फिर हम ला सकते हैं। खैर इतना भी कोई मसला नहीं है, मिल ही जाता है और चक्कर तो हमारे लगते रहते हैं। सो इस तरह करके मैं अब ना ग्रोसरी को थोड़ा सा शॉर्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा कम कर रही हूँ कि कम से कम यूज़ हो। उसके बाद अक्सर ये देखा होगा आपने कि इस तरह के पैकेट्स अक्सर हम फ़ास्ट फूड कोई मंगवाएँ, रेस्टोरेंट से कुछ भी मंगवाएँ, तो साथ में ये केचप और इस तरह की सॉसेस के पैकेट्स मिलते हैं, साथ नैपकिन्स भी मिलते हैं। अच्छा ये ना पड़े ही रह जाते हैं। अच्छा मुझे नहीं पता, बहुत से लोग शायद यूज़ कर भी लेते हों ऐसे साशे वगैरह, मैं नहीं करती। मैं सिर्फ इसमें से केचप वाले निकाल लेती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे केचप खाते हैं, हमारे घर में चिली सॉस कोई नहीं खाता। मैं तो केचप भी नहीं खाती। सो मैं केचप जो है उसके रख लेती हूँ क्योंकि इनको समटाइम्स ना लंच बॉक्स में मैं साथ में दे देती हूँ। लेकिन चिली सॉस कोई भी यूज़ नहीं करता, तो ये वेस्ट जाती है और पड़ी रहने से ये क्या होता है कि ये अभी जगह ऑक्यूपाई करती है। तो मैं क्या करूँगी, इनको वेस्ट कर दूँगी। अगर आपके बच्चे खाते हैं चिली सॉस वगैरह, तो आप ज़रूर इनको यूज़ करें, किसी ऐसे बॉक्स में डाल के रख लें कि मेस ना हो। इनके साथ जो पैकेट्स होते हैं अगर आपको वो चाहिए वो हम स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं।
उसमें कोई ना कोई चीज़ आप स्टोर कर सकते हैं, तो वो आप निकाल लें और बाकी साशे जो हैं वो फेंकने हैं, किसी को देने हैं, जो भी करना है उसको डिस्कार्ड जैसे भी करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद ये एक मैंने ये जो बॉक्स होता है आपका अक्सर फूड के साथ आता है, तो ये बड़ा काम की चीज़ है। इसमें इस तरह के सारे साशे छोटे-छोटे जो चिकन क्यूब्स हो गई, यीस्ट हो गई, आपकी कॉफ़ी हो गई, आप इस तरह करके इसमें रख सकते हैं। बिखरे भी नहीं लगते ये और पड़े भी ना सिमटे हुए और सही लगते हैं। तो आपका किचन जो है वो ऑर्गेनाइज़ लगता है। तो ये कुछ छोटी-छोटी टिप्स थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। और इसी तरह होता है हर किसी इंसान को किसी न किसी दूसरे इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। सो फ्रंट जो डोर थी वो मैंने साफ़ कर ली थी। अब ये मैं ये जो इसका डोर के साथ है ना, यहाँ पर मेरी ज़्यादातर सारी सॉसेज़ ही पड़ी होती हैं। जैसे चाइनीज़ सॉसेज़ जो हम चाइनीज़ खानों में डालते हैं, विनेगर, सोया सॉस और इस तरह की चीज़ें। उसके बाद चॉकलेट सॉसेज़ हैं, स्प्रेड्स हैं, जैम हो गया, इस तरह की चीज़ें होगी, तो मैं वहाँ पे रखती हूँ। अच्छा, ये भी ना बेशक कैबिन बंद रहता है लेकिन फिर भी डस्ट कहीं न कहीं से ना इनमें चली जाती है। यहाँ फिर बच्चों के मिसमैनेज करने से चिकनाई वाले हाथ लग गए, कोई फूड वाले हाथ लग गए, तो ये बॉटल्स भी गंदी हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि इनको भी ऊपर-ऊपर से अब इनको मैंने टाइटली बंद कर लिया है सबको, और मैं ऊपर-ऊपर से इनको अच्छे से साफ़ कर दूँगी ताकि ये भी साफ़-सुथरी हो जाएँ। क्योंकि जब कभी गेस्ट आते हैं ना, फिर गंदी बोतल को अगर जैसे सॉस किसी गेस्ट ने यूज़ करनी है, गंदी बोतल वो पकड़ेगा तो कितना ही बुरा लगेगा। तो इस वजह से फिर इनको भी वक़्तन-फ़वक़्तन साफ़ कर लेना चाहिए। मैं क्या करती हूँ, मैं अक्सर जब जैसे ऐसी क्लीनिंग की तो उसके बाद मैं इनको कोशिश करती हूँ कि कपड़े से साफ़ कर लूँ। लेकिन आज मुझे ये ओवरऑल ज़्यादा ही गंदी लग रही थी क्योंकि मैंने डीप क्लीनिंग की थी रमज़ान से पहले। रमज़ान से पहले डीप क्लीनिंग की थी, उसके बाद तकरीबन 2 मंथ बाद मैं अब डीप क्लीनिंग अपने किचन की कर रही हूँ। तो 2 मंथ जो है एक बहुत बड़ा अरसा होता है। और आप लोग ये भी मुझसे पूछते हैं कि आप डीप क्लीनिंग मतलब वक्तन फ़वक्तन कब करती हैं, कब करनी चाहिए, पर्दे कब वॉश करने चाहिए। तो देखें, मेरी डीप क्लीनिंग्स ना थ्रू आउट द ईयर चलती रहती हैं। मैं किसी स्पेसिफ़िक टाइम का वेट नहीं करती, मैं किसी स्पेसिफ़िक इवेंट का वेट नहीं करती। मुझे लगे कि पर्दे गंदे हैं तो मैंने उतार के धो लेने हैं, चाहे ईद हो या ना हो, कोई इवेंट हो या ना हो। जब चीज़ मुझे गंदी लगे मैंने वॉश कर लेनी है। इसी तरह किचन की डीप क्लीनिंग तकरीबन 1 या 2 माह बाद मैंने करनी ही करनी होती है। पर्दे साल में तकरीबन मेरे 3 दफ़ा लाज़मी धुलते हैं, 1 दफ़ा गर्मियों के स्टार्ट में, 1 दफ़ा सर्दियों के स्टार्ट में और 1 दफ़ा मिड में कहीं मुझे अगर मैले लगें। तो इस तरह मेरी डीप क्लीनिंग्स चलती रहती हैं। जब आप वक्तन फ़वक्तन अपने घर को टाइम देते हैं, तवज्जो देते हैं, अपनी डीप क्लीनिंग्स करते रहते हैं, तो फिर ये होता है कि फिर आपको ख़ास किसी इवेंट में आपको परेशानी नहीं होती कि आप पूरा घर साफ़ करना है। तो मैंने टाइम रखा हुआ है, अपने आप को थकाना नहीं चाहिए, काम इस तरह करना चाहिए वाइज़ली कि आप थकें भी ना, थोड़ा-थोड़ा आपका काम हो। मैं आपको अक्सर अपने वीडियोज़ में कहती हूँ कि मैंने डेली का एक ना आधा घंटा अपने घर के लिए रखा होता है, आधा से 1 घंटा, कि रूटीन की सफाइयों, रूटीन के कामों के अलावा ना मैंने 1 घंटा या आधा घंटा अपने घर के किसी एक कोने को दे देना है। उस आधे घंटे में आप कोई ड्रॉअर साफ़ करें, आप किचन का कोई कैबिन अरेंज कर लें, आप कबर्ड के कपड़े दुरुस्त कर लें, आप मेकअप वाला खाना ठीक कर लें, स्टेशनरी वाला खाना ठीक कर लें, दवाइयों वाला खाना ठीक कर लें, लाइक कुछ भी। उस 1 आध घंटे में अगर आप ये करेंगे ना, आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज़ रहेगा, तरतीब में रहेगा और कोई आने वाला ना उस पे इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। इसके अलावा आपके घर में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाती है। ज़रूरी नहीं आपने किसी को दिखाने के लिए घर को ऑर्गेनाइज़ रखना है। घर के जो फ़र्द हैं, जो घर में रह रहे हैं, उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट कि ऑर्गेनाइज़ चीज़ें पड़ी हों, हर किसी को पता हो दवाइयाँ कहाँ होती हैं। अब मैं बच्चों को भी समटाइम्स कह देती हूँ, ज़ैनब मेडिसिन वाले कैबिनेट से ये चीज़ लेके आएँ। वो पढ़ लेती है, वो ले आती है। अब अगर मेडिसिन ही मेरी बिखरी हो पूरे घर में तो उसको क्या पता चलेगा, या मुझे क्या पता चलेगा फ़लानी मेडिसिन मैंने कहाँ रखी थी। इसी तरह उनको पता है नेल कटर्स कहाँ पड़े होते हैं। अब थोड़ा-थोड़ा बच्चों को पता चल रहा है क्योंकि घर ऑर्गेनाइज़ है। मैं दूर बैठ के भी कहीं इंस्ट्रक्शन दे दूँ तो उनको पता है इस कैबिन में, इस पोर्शन में ये चीज़ पड़ी हुई है। तो उससे क्या होता है कि जब घर ऑर्गेनाइज़ होता है ना, तो घर वालों की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। आपको चीज़ें ढूँढने में आपको अपना वक़्त नहीं बर्बाद करना पड़ता। और ये एक होम मेकर का काम है। जब हमें मतलब हमारा टोटल जो कंसर्न है वो हमारा घर है, तो ये हमारा काम है कि हम सब चीज़ों को अवेलेबल करें, हम सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें ताकि लोगों की ज़िंदगी जो हमारे घर में रह रहे हैं आसान हो। अब यहाँ पर
ये एस्टोनिश का मैं स्प्रे यूज़ करती हूँ। ये मैंने काफ़ी देर से रखा हुआ है और मैं इतना फ्रीक्वेंटली नहीं यूज़ करती। ये स्टेनलेस स्टील से जो स्टेन्स होते हैं ना, वो रिमूव करने के काम आता है। अच्छा, ये बहुत ज़िद्दी किस्म के जो दाग होते हैं, जैसे ये खाने के या चाय के या इस तरह जलने के, वो इतने अच्छे रिमूव नहीं करता, लेकिन ये एक शाइन सी ले आता है आपके स्टेनलेस स्टील में। तो जो किचन का ये हुड है और जो स्टोव है, उसको मैं इससे समटाइम्स क्लीन कर लेती हूँ, तो एक शाइन सी आ जाती है, अच्छा साफ़ हो जाता है। तो मैंने सबसे पहले काम का जो फ़्लो था वो इसी तरह था। मैंने ऊपर वाले कैबिनेट साफ़ किए, उसके बाद नीचे वाली टाइल्स और स्लैब का हिस्सा, लाइक ये वाला मेरा पोर्शन हो गया। उसके बाद अब मैं आ गई थी ये किचन हुड की तरफ। सबसे पहले मैंने उसको स्प्रे किया, उसके बाद फिर टाइल्स और फिर स्टोव। तो ये है कि जब तक ऊपर वाला जो थोड़ा बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, उसको भी मैं रब कर लूँगी और फिर पहले ऊपर से क्लीनिंग करूँगी और फिर नीचे से क्लीनिंग करूँगी, ताकि फिर अगर मैं पहले नीचे वाला क्लीन कर लेती, ऊपर वाला फिर बाद में करती, तो फिर नीचे वाला दोबारा गंदा हो जाना था। तो तरीका मतलब ये है, ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो बिल्कुल अभी न्यू हाउसवाइफ्स हैं या न्यू काम करने वाली बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, क्योंकि हम जैसी लेडीज़ को तो ये तरीका पता होता है। यहाँ पर मैं अच्छे से इसको रब कर लूँगी। मैंने पहले लगाया जो लेमन मैक्स होता है सिंपल, वही। और पीछे टाइल जो है ना, ये वाला जो पोर्शन है ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि ऑफ़ कोर्स यहाँ पे खाने पकाने का काम होता है, तो ज़्यादा ग्रीसी, ज़्यादा गंदा होता है। बाकी इतनी टाइल्स गंदी नहीं होती, उनको तो सादा कपड़ा भी मार लें तो वो साफ़ हैं। तो यहाँ पर ना कुछ एरिया ये हुसैन भाई से ख़राब हुआ था, यहाँ पे दाग लगा था। एक तो ये वाला जो चूल्हा है ना, इसमें सबसे ज़्यादा तेज़ गैस आती है, तो रोटियाँ वगैरह यहाँ पे बनती हैं, तो टाइल जो है जलती है, उस पे निशान सा पड़ जाता है। ऐसा हमारे पिछले घर में भी एक चूल्हे के साथ था। मैंने भी मना तो उनको किया है कि यहाँ पर आप ज़्यादा कुकिंग ना किया करें, लेकिन इसमें फ्लेम इतनी तेज़ आती है तो हमें इसी पे करना पड़ता है। ख़ैर, तो उतना पार्ट जो है ना वो ब्राउन सा हुआ हुआ था, उसको मैंने अच्छे से रगड़ा है तो साफ़ हो गया। तो ये कि बस थोड़ा-सा उसको मैंने छोड़ दिया था साबुन लगाकर, जो डिश वॉशिंग सोप होता है, वही लगा के मैंने छोड़ दिया था, तो उसी से बहुत अच्छा साफ़ हो गया था। और बाकी ये कि ये जो स्टोव है ना, इसको मैंने क्लीन किया है। एक दफ़ा मैं गई थी एक डॉलर शॉप पे, वहाँ से मैंने एक चाइनीज़ सा एक चीज़ ली थी, अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये रेत ही है क्योंकि पुराने ज़माने में अम्मियाँ हमारी रेत से देगचियाँ साफ़ किया करती थी। मुझे ये याद पड़ता है मोटा-मोटा कि जब मैं छोटी थी तो मैंने ये तरीका देखा हुआ है। तो मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि इसको पकड़ने में भी ऐसा फ़ील होता है कि ये ना कुछ रेत टाइप है। हो सकता है उसके अंदर कोई केमिकल भी ऐड किया उन्होंने, आई डोंट नो, लेकिन ये शायद थोड़ी मज़ाकिया सी बात होगी, लेकिन ख़ैर जो भी है, मुझे ऐसे लगता है। तो उससे मैंने चूल्हा उसको थोड़ा रगड़ के मैंने छोड़ दिया, और उसके बाद मैं फिर ऊपर से हुड जो है वो साफ़ कर रही थी। हुड मैंने थोड़ा सा फ्रंट से साफ़ कर लिया था, क्योंकि मुझे डर था कि इसकी स्क्रीन पे ना साबुन ना आ जाए। और फिर मैंने ऊपर साइड वाली जगह पे, जो ऊपर वाली जगह थी वो ज़्यादा ग्रीसी होती है, तो वहाँ पे मैंने लगा रहने दिया था सोप। और मैंने ना हुड जो है वो बंद नहीं की थी, तो बार बार मेरा हाथ लगने से ये चल जाती थी। तो 3-4 दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर फाइनली मैंने इसको बंद ही कर दिया कि ये मुझे क्या तंग कर रही है। मैं जैसे ही हाथ हिलाती थी ये चल जाती थी, क्योंकि ये टच सिस्टम है, तो वो फिर ये स्टार्ट हो जाती थी। तो अब मैंने इसको फाइनली फिर बंद कर दिया था कि ये तो मुझे तंग करती जा रही है। खैर, ऊपर से हमारी साफ़ हो गई है, मैंने अभी रमज़ान से पहले की थी, तो इस वजह से इतना भी कोई गंदी नहीं थी, लेकिन फिर भी साफ़ तो करनी थी। और इसके बाद जो नीचे वाला इसका एरिया था वो भी मैंने अच्छे से ब्रश से, और जो स्टील वूल होती है उससे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, वो भी साफ़ हो गया था। और अब मैं गीले कपड़े के साथ उसको साफ़ कर रही हूँ। इसी तरह जो टाइल्स थी वो भी मैंने साफ़ कर ली थी, ये भी बहुत अच्छी हो गई थी। इनको मैंने ब्रश से किया। अच्छा, ब्रश से इसलिए किया क्योंकि ये बहुत छोटी-छोटी टाइल लगी हुई है, तो इसके अंदर ना थोड़ी खला है, थोड़ी जगह है। दैट्स वाई मैंने फिर जहाँ वहाँ पर चिकनाई होती है, तो उसको फिर ब्रश से मैंने अच्छे से साफ़ किया था। अब आ गई थी चूल्हे की बारी। चूल्हे में मैंने वो अपना जो मैं आपको बता रही थी प्रोडक्ट वो लगा दिया था, उससे रगड़ भी दिया था। अब मैं उसको फर्दर थोड़ा और अच्छे से क्लीन कर लूँगी। काफ़ी गंदा हो रहा था, तो अल्लाह का शुक्र है कि साफ़ हो गया। वैसे हुसैन भाई काफ़ी ख़्याल रखते हैं, साफ़ करते रहते हैं, लेकिन समटाइम्स ना वो निगलेक्ट कर देते हैं कि जिन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है तो उसको रगड़ते नहीं हैं। फिर ये कि साफ़ कर देते हैं, लेकिन ये कि उसको अगर रगड़ा जाए डेली बेसिस पे तो ज़्यादा अच्छे से चूल्हा साफ़ भी हो जाए, और जो कॉर्नर्स वगैरह हैं वो भी अच्छे से साफ़ हो जाए। तो ये कि मेरे एक दफ़ा कर लेने से वो नहीं होगा। अगर वीक में 1 दफ़ा 2 दफ़ा इसको अच्छे से कर लिया जाए तवज्जो के साथ, तो काफ़ी अच्छे से ये साफ़ हो जाएगा।
खैर इस चूल्हे का ये भी मसला है कि 2 स्टोव जो इसमें अच्छी गैस जिन पे आती है, अच्छी हीट आती है, तो वो वाले वैसे ही जब हम इस घर में भी आए थे ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा गंदे थे। मैंने बहुत अच्छे से साफ़ भी किए थे, लेकिन इतने अच्छे से तब भी साफ़ नहीं हुए थे। तो आहिस्ता-आहिस्ता ये कि अगर डेली बेसिस पे किया जाए तो साफ़ हो जाएँगे। शायद वो जलने के दाग हैं या पता नहीं किसी ने एसिड उस पे डाल दिया, क्योंकि एसिड का दाग स्टील से फिर नहीं जाता। पता नहीं ये वाले कुछ ब्राउन से दाग हैं, ये नहीं जाते, ये कुछ लगा नहीं हुआ, ये इसके स्टील के अंदर ही जैसे जज्ब होगी कोई चीज़ वैसे है। आपको शाइन नज़र आ रही होगी, काफ़ी अच्छे से ये चमक गया है और वाकई अच्छे से साफ़ हो गया था। अब मैं चाह रही थी कि मैं ना किचन की थोड़ी सी सेटिंग चेंज करूँ। मैं एक सेटिंग से ना बड़ी जल्दी बोर हो जाती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि ये वाला जो रैक है दूसरे कॉर्नर पे पड़ा होता है, तो मैं इस कॉर्नर पे रखूँ, प्यारा लगेगा। और इसमें कुछ बेसिक स्पाइसेस जैसे चाय पत्ती, चीनी, ऐसी चीज़ें हैं, नमक है, वो हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैं वो रख दूँ ताकि कन्वीनियंट रहे। बार बार कैबिन खोलना पड़ता है, तो ये सही रहेगा। लेकिन इस कॉर्नर पे ये है कि सॉकेट लगा हुआ है और सॉकेट के साथ काफ़ी आपको नज़र आ रहे होंगे प्लग्स, मतलब लगे हुए हैं। तो उसमें ये है कि काफ़ी जितनी भी मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं ना, वो मैं इस एरिया में ला के, लाइक अगर मैंने कुछ ब्लेंड करना है तो ब्लेंडर यहाँ पे रख के करती हूँ। हमारा जो एयर फ्रायर है वो यहाँ पे पड़ा रहता है, तो कन्वीनियंट है। अब मैंने इसमें रख तो दिया था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये सॉकेट तो ख़राब हो जाएगी, बार बार फिर चीज़ें कौन इधर उधर करता रहेगा। जो मेरा था एयर फ्रायर, मैंने इस कोने में रखा था, लेकिन इसका जो स्विच यहाँ पे लगा हुआ है वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि दोबारा सेटिंग चेंज कर दूँ, या एटलीस्ट एयर फ्रायर को उधर उसकी पुरानी जगह पे रख दिया जाए, रैक को उसके साथ रख दिया जाए, ऐसे कुछ करके कुछ डिफरेंट कर दिया जाए। खैर अभी वो फाइनल जो भी सेटिंग हुई मैं आपके साथ एंड पे शेयर करूँगी। यहाँ पर जितने भी मेरे स्पून होल्डर्स थे, या स्पून के लिए मैंने स्टैंड बकेट्स सी ली हुई हैं, तो ये भी गंदे हो जाते हैं, आपको पता है, क्योंकि ये तो बाहर ही रहते हैं, स्पून्स धुल जाते हैं, लेकिन इस पर डस्ट पड़ती रहती है। तो मैंने ये सारे स्पून्स इसमें से निकाले और इनको भी मैंने वॉश कर दिया। वॉश कर दूँगी तो ये भी साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद स्पून्स जो हैं वो मैं एज़ इट इज़ वापस रख दूँगी, क्योंकि स्पून तो डेली बेसिस पे धुल ही रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये सारे मैं धोती जाऊँगी और साथ साथ रखती जाऊँगी। अभी मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ पे डांट रहे थे कि आप क्यों कर रही हैं, बस हुसैन भाई को बताती जाएं और वो करते जाएंगे, आप क्यों कर रही हैं। तो मैंने फिर उन्हें यही कहा, समझाने की कोशिश की कि देखें, कुछ काम होते हैं ख़ुद हमारे करने वाले होते हैं, और मंथली बेसिस पे अगर इस तरह की क्लीनिंग कर ली जाए ख़ुद से तो फिर तसल्ली रहती है। बाकी ये कि आपके पास जो भी हेल्प है वो फिर गुजारा हो जाता है, डेली बेसिस पे क्लीनिंग वगैरह हो रही होती है। लेकिन मैं उन लोगों में से एक हूँ कि जिसे खुद अपने हाथ से काम करके सुकून आता है, और मैं हेल्प के बावजूद भी लगी रहती हूँ कुछ ना कुछ करने। और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन वाली चीज़ें हैं मेरे घर में, मैंने किसी कैबिनेट को ऑर्गेनाइज़ करना है, मैंने अपनी कबर्ड्स को, अपने ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज़ करना है, वो मैं मेड्स पे नहीं छोड़ती, किसी हेल्प पे नहीं छोड़ती। डेली की क्लीनिंग है, किचन का थोड़ा बहुत काम है जो मैं हेल्प पे छोड़ देती हूँ। लेकिन जो इस तरह के डीप काम होते हैं ना, वो चाहे किचन से रिलेटेड हो, वो वॉशरूम से रिलेटेड हो, या वो कबर्ड से रिलेटेड हो, वो मैंने खुद करने होते हैं। एक तो आपको समझाने में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लग जाती है, आप किसी को जी हर एक चीज़ बताओ। मुझे लगता है कि उससे बेहतर ये है कि मैं 2 मिनट में वो काम करके फ़ारिग हो जाऊँ, बजाय इसके कि मैं 10 मिनट पहले किसी को इंस्ट्रक्शन दूँ, फिर वो काम करे, फिर मेरी मर्ज़ी का ना हो, तो ऐसे फिर मुझे बड़ी गुस्सा आता है, कोफ्त होती है। दैट्स वाई मैं फिर इस तरह के काम अपने ख़ुद पे करने की कायल हूँ। और ये कि फिर अगला अगर समझदार हो तो जो मैंने ऑर्गेनाइज़ चीज़ें की हुई हैं, फिर तरतीबें ख़राब नहीं होती। मुक़द्दस ऐसा किया करती थी, मेरी तरतीब ही ख़राब कर देती थी। मैंने जो चीज़ जहाँ पे रखी है उसने वहाँ पे नेक्स्ट टाइम नहीं रखनी, तो मुझे गुस्सा आता था। जब मुक़द्दस हमारे घर में होती थी, मेरी पुरानी मेड, तो मुझे वीकली बेसिस पे ऑर्गेनाइज़ चीज़ें करनी पड़ती थी। अब हुसैन भाई हैं, हालांकि वो एक मर्द हैं, लेकिन वो मेरी चीज़ों को इधर उधर नहीं करते। मुझे मंथ के बाद थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ मैं बड़े आसानी से जहाँ पे चीज़ रखती हूँ वो भी वहीं पे रखते हैं। तो मुझे ये ना चैलेंज कम कर रहे हैं हुसैन भाई। बाकी जो बच्चियाँ मेड होती हैं, या खैर बच्चियाँ तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन जो मुक़द्दस थी उसने मुझे बहुत चैलेंज किया, बहुत तंग करती थी, लाइक वो मेरे लिए सर का दर्द थी। और मैं यही कहती थी कि मैं आपकी चीज़ें जो ख़राब की होती हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करने में लगी रहती हूँ, मेरा मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं यही कर रही होती थी। खैर यहाँ पर जी ड्रॉर जो है गंदा था। अच्छा, मैंने किचन के कैबिनेट्स को अंदर से नहीं किया ऑर्गेनाइज़, मैं आपको एक दफ़ा ओवरऑल एक लुक भी दिखा दूँगी, अंदर से ऑर्गेनाइज्ड ही हैं, ठीक है, और साफ़ हैं।
जैसे मुझे कुछ गंदा लगा, मैंने चीज़ें निकाली, साफ़ कर दिया, कुछ चीज़ें बिखरी हुई लगी, मैंने निकाली, साफ़ करके रख दी। तो वो चीज़ें साथ साथ होती रहती हैं। लेकिन बाहर से जो है ना, वो क्योंकि गर्द गुबार आता है, आजकल आंधियों का सीज़न है, फिर मट्टी और इस तरह की चीज़ों, और किचन में ज़ाहिर बात है काम करते हुए साबुन वाला हाथ कहीं लग गया, आटे वाला हाथ कहीं लग गया, तो बाहर से क्लीनिंग रिक्वायर्ड थी, अंदर से रिक्वायर्ड नहीं थी, इसलिए वो मैं नहीं करी। और इसी तरह स्लैब की चीज़ें कुछ रिक्वायर्ड थी। ये ड्रॉर्स ये हुसैन भाई ने ऑर्गेनाइजेशन इसकी ख़राब की हुई थी, तो उसको मैं ऑर्गेनाइज़ कर ली हूँ। कुछ चम्मच होते हैं मेरे मेहमानों के लिए, मैंने 12-12 का सेट रखा हुआ है, 12 बड़े चम्मच, 12 छोटे चम्मच, 12 फोक्स, तो वो भी इसमें मिक्स हुए थे, तो वो मैंने निकाल लिए हैं। और 1 स्पून सेट मेरा जो है वो है 6 का सेट, जो कि हम रूटीन में यूज़ करते हैं, तो मैंने वो रखा हुआ है। बच्चों के लिए मैंने प्लास्टिक के स्पून्स रखे हुए हैं, फोक्स रखी हुई हैं। सो वो चीज़ें मैं सारी ऑर्गेनाइज़ करी थी। यहाँ पे एवी इतना ढेर जमा हुआ था, तो वो मैंने निकाला है। बेसिक चम्मच जो मेरे 6 के सेट वाले हैं वो मैंने रख दिए। बाकी कुछ जो मेरे जितने भी किचन टूल्स हैं वो मैंने सारे इस तरह रखे हुए हैं एक बास्केट में, ताकि अच्छे लगें। और ये वो वाले टूल्स हैं जो मैं इतने फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करती। बाकी जो डेली बेसिस पे यूज़ हो रहे होते हैं वो काउंटर टॉप पे पड़े होते हैं मेरे, जिन जो स्पैचुलाज हैं, मेरी नाइफ्स हैं, इसके अलावा मेरे कोई पीलर है, पीलर तो बहुत यूज़ होता है, डेली बेसिस पे हो रहा होता है, तो वो चीज़ें मैं रखती हूँ काउंटर टॉप पे, बाकी मैंने नीचे रखी होती है। ये स्पैचुला सेट मैंने टीमू से मंगवाया था और ये मुझे बड़ा पसंद है। वो जो रैक आपको नज़र आ रहा है वो भी मैंने टीमू से मंगवाया था। बड़ा स्टडी है, बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा अच्छा, मेरा ख्याल 3-3.5 हज़ार का मिला था, लेकिन बड़ा ही अच्छा बना हुआ है। 110% मैं इसको रिकमेंड करती हूँ। उसके बाद ये जो राउंड आपको ट्रे नज़र आ रही है, ये मैंने दराज से मंगवाई थी। इसमें मैंने सारे अपने ऑयल और इस तरह की चीज़ें, घी, स्प्रे बॉटल, इस तरह की चीज़ें रखी होती हैं। अब एयर फ्रायर को भी मैं साफ़ कर रही थी अंदर से, तो ये धुलता रहता है। और ये देखें ज़रा जावियार के काम किधर फंसाया हुआ है अपना टॉय, अंदर से ये धुलता रहता है। तो इसका जो चैम्बर है वो मैंने कहा मैं साफ़ कर दूँ, बाहर से इसकी बॉडी साफ़ कर दूँ, वो मैंने साफ़ कर दी थी। अच्छा, जितने भी आपके अप्लाइंसेस होते हैं उनको साफ़ करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बुरे लगते हैं डस्टी और ग्रीसी से, तो इनकी वायर भी साफ़ किया करें। वायर को भी मैं साफ़ कर लेती हूँ समटाइम ब्रश से भी, या टूथपिक से, सॉरी वो जो एयरबड्स होते हैं उनसे भी साफ़ कर लेती हूँ। बड़े अच्छे साफ़ हो जाते हैं। अगर कुछ ऐसे एरियाज़ हो जहाँ पे आपका कपड़ा या फिंगर ना जा रही हो, तो उनको मैं फिर कानों में मारने वाली जो होती हैं ना, उनके साथ साफ़ कर लेती हूँ। ये मैंने पहले यहाँ पे रखा, मुझे अच्छा तो लग रहा था, लेकिन फिर वही अगेन बात कि यहाँ पर प्लग नहीं है। किचन क्लीनिंग का जो काम है वो मैंने रात में स्टार्ट किया था। उसके बाद ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। सुबह नाश्ता वगैरह करने के बाद फ्रेश, मतलब अपनी रूटीन जो भी थी वो थोड़ी बहुत करने के बाद मैं आ गई थी दोबारा किचन में। और अब मुझे साफ़ करनी थी ये विंडो, ये वाला पार्ट रह गया था, बाकी सारा पार्ट हो गया था। तो मैं सोचा चलें इसको भी क्लीन कर लिया जाए और विंडो को भी साफ़ कर लिया जाए। सो यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें रिमूव की। तब तक जब तक मैं विंडो को क्लीन करूँगी तो ये चीज़ें भी ड्राई हो जाएंगी। ये मेरा जो हैंड वॉश और डिश वॉश जो लिक्विड है वो मैं इसमें डालती हूँ। ये भी मैंने टीमू से ऑर्डर किया था और आपके साथ शेयर भी की थी वो वाली वीडियो, तो ये भी मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगता है। और इससे ना किचन बड़ा खूबसूरत सा और आपका वॉशिंग एरिया बड़ा ऑर्गेनाइज सा लगता है। ये प्लांट मैंने रखा हुआ है विंडो में, मैं हैंग कर देती हूँ। इससे ये कि किचन में ना थोड़ी ग्रीनरी सी ऐड हो जाती है। आर्टिफिशियल प्लांट्स का ये फ़ायदा होता है कि इनकी मेंटेनेंस नहीं ज़्यादा करनी पड़ती। आप 2-3 महीने बाद बेशक इनको वॉश कर लें और ना इनको पानी देना पड़ता है। रियल जो प्लांट्स होते हैं उनको, उनकी बहुत केयर है। सो यहाँ पर जी विंडो को मैंने वही स्पॉन्ज और जो मेरा डिश वॉशिंग सोप है उसी के साथ साफ़ कर दिया, बड़ी अच्छी साफ़ हो जाती है। अच्छा, मैं जब भी किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, फिर मैं अपना जो किचन का जो टॉवल होता है जो मैंने सिंक एरिया में रखा होता है, इसके अलावा मैंने जो मेरा स्पॉन्ज होता है ना, तो मैं उसको भी डिस्कार्ड कर देती हूँ, फिर मैं नया कपड़ा लगा लेती हूँ। समटाइम्स टॉवल इतना गंदा या मैला नहीं होता तो वो नहीं चेंज करती, लेकिन ये कि जो मैंने स्पॉन्ज वगैरह यूज़ किया होता है, क्योंकि उससे मैं हुड साफ़ करती हूँ, कैबिनेट साफ़ करती हूँ, नीचे और ऊपर वाले टाइल साफ़ करती हूँ, तो काफ़ी हद तक ना उसकी हालत ख़स्ता हो जाती है और वो थोड़ा गंदा सा भी हो जाता है। दैट्स वाई मैं फिर उसको फाइनल एक दफ़ा सफाई करने के बाद मैं उसको फेंक कर तो नया जो है वो स्पॉन्ज यूज़ कर लेती हूँ। तो ये भी एक तरीका है, क्योंकि एक दफ़ा जब डीप क्लीनिंग होती है ना, फिर वो बहुत गंदा हो जाता है।
जो पहले वाला हमारा घर था ना, उसकी विंडो बहुत बड़ी थी, तो वो बड़ी ज़बरदस्त लगती थी, और जब मैं उसको वॉश करती थी ना, इतने अच्छे से वो निखर जाती थी और इतनी अच्छी लाइट उसमें से अंदर आती थी। इसके अलावा ये कि वैसे ही उसके सामने मस्जिद थी, पहाड़ था, तो वो देखने में इतना खूबसूरत लगता था फिर वो नज़ारा। और जब ज़ाहिर बात है बिल्कुल ही विंडो साफ़ हो तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा क्लियर नज़र आता है, तो बड़ा खूबसूरत लगता था। ये विंडो बहुत छोटी है और इसमें से इतनी लाइट भी कोई ख़ास नहीं आती मेरे किचन में। इस घर में वैसे तो ओवरऑल रूम्स में हैं विंडोज़ अच्छी, लेकिन किचन में इतनी अच्छी विंडो नहीं है, जिसकी वजह से ना किचन में थोड़ा मुझे अंधेरा अंधेरा सा लगता है। लेकिन ये कि मैं मैक्सिमम लाइट्स चला कर काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्लॉगिंग के लिए, मुझे शुरू से ही आदत है, जब तक लाइट्स ना अच्छी हों मुझसे काम नहीं किया जाता। आजकल किचन की जो कुछ लाइट्स हैं वो ख़राब हो गई हैं, अब उनको भी चेंज करने की बारी आ गई है। खैर वो ईद के बाद अब हम काम करेंगे। यहाँ पर मैंने विंडो वगैरह क्लीन कर ली थी। साथ साथ मैं इसी तरह कर रही थी रात में भी, जितना जितना मैं पोर्शन करती जा रही थी उसकी सेटिंग करती जा रही थी। फिर ये होता है कि ज़्यादा मेस नहीं होता। रात में मैंने कर लिया था, फिर ये कि हस्बैंड फिर नाराज़ हो रहे थे, खफ़ा हो रहे थे, इस वजह से फिर मैंने वहीं पे काम छोड़ा। और कुछ ये जार्स वगैरह जो मैंने धोए थे, इनमें अभी पानी था, तो मैं चाह रही थी अच्छे से हवा लग जाए इनको, फिर ही मैं इसको बंद करके, क्योंकि वरना फिर स्मेल पैदा हो जाती है। अगर आप गीला गीला ही जार्स को बंद कर दें ना, फिर उसमें से एक स्पेसिफ़िक सी गंदी सी स्मेल आने लग जाती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए अच्छे से इसको ड्राई कर लेना चाहिए। यहाँ पर ये रीफ़िल करने वाला था ज़ीरा, वो भी मैंने कर दिया था। अब किचन की जो है काफ़ी हद तक लाइक पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है। उसके बाद ये वाले कुछ मैंने मैट्स मंगवाए थे, ये मैंने कोशिश करूँगी अगर मुझे पेज का लिंक मिल गया तो मैं लिंक जो है वो शेयर कर दूँ। ये मैट्स मैंने मंगवाए थे ऑनलाइन एक पेज से। ये एंटी स्लिप मैट है, ये स्लिप नहीं होते और बहुत ज़बरदस्त हैं, वाटर भी अच्छा अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। ये 2500 का पेयर मिला था मुझे, जिसमें एक बड़ा मैट है और एक छोटा मैट है। ये आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपका काउंटर टॉप आपका जो कुकिंग एरिया होता है ना, उससे अगर नीचे आप इस तरह का मैट बिछा रहे हैं, तो फिर कोई भी चीज़ अगर स्पिल हो रही है, कोई ऊपर से कुछ गीले गीले पाँव हैं या कुछ भी, तो ये कि बचत हो जाती है। ये एरिया फिर इतना गंदा नहीं होता और आपका पूरा किचन गंदा नहीं होता। और ये एंटी स्लिप होने की वजह से इसका ये फ़ायदा है कि किचन में काम करते करते स्लिप होने के चांसेस नहीं। समटाइम्स मैट हम बिछा लेते हैं लेकिन वो स्लिप होते हैं, तो फिर गिरने के खतरा होता है। उसके बाद ये एक वॉशिंग एरिया के करीब मैट हम बिछा लेंगे। उससे ये फ़ायदा होता है कि जो भी पानी ऊपर से स्पिल तो होता ही होता है, उससे ये कि ये अब्ज़ॉर्ब कर लेगा और पूरा किचन गंदा होने से अच्छा है। समटाइम्स उसी पानी में आपके पाँव भी ऊपर आप रख लेते हो, तो फिर वो पूरा किचन ही गीला हो जाता है, तो उससे बचने के लिए ये फिर मैट्स वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने जो है रैक, ये मैंने यहाँ पे रख लिया। अब आप देखेंगे ये सारा ब्लैक एंड स्किन है, ये भी ब्लैक एंड स्किन है। ये मैंने नई बास्केट ख़रीदी है, ये भी ब्लैक एंड स्किन है और ये भी ब्लैक एंड स्किन है। मेरी सब चीज़ें ब्लैक एंड स्किन हैं, जितने भी मेरे अप्लायंसेस हैं ऑलमोस्ट ब्लैक कलर के मैं लेती हूँ। मुझे एक तो ब्लैक कलर पसंद है, दूसरा ये कि मुझे होता है कि सारे अप्लायंसेस एक ही कलर के हों। ये है जी हमारी ऑयल ट्रे, इसमें सारा ऑयल, घी और इस तरह की चीज़ें हैं। ये मैंने इस ट्रे में रखा होता है। अच्छा, ये जार आपको खाली नज़र आ रहा होगा, इसमें अभी घी ख़त्म हुआ था, तो मैंने सोचा कि अभी मैं नहीं इसको डालती। घी का पैकेट वैसे तो पड़ा हुआ है, फिर मुझे था कि 2 दिन हमारे जाने में रह गए हैं, तो फिर मैं इसको मज़ीद नहीं इसमें लगाऊंगी। जब वापस आएंगे तो फिर नए सिरे से हम इसमें घी डाल देंगे। तो किचन सारा नीट एंड क्लीन हो गया था। ये एरिया भी, ये बोटल्स भी मैंने साफ़ कर दी थी, इन पे भी बहुत डस्ट पड़ी थी और समटाइम्स इस पे भी जब हम सोप लेते हैं तो इस पे भी लग जाता है। बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह किचन हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। अब लुक अच्छी लग रही है। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं थोड़ा सा काउंटर टॉप की जो चीज़ें हैं वो रिप्लेस करके देखूं एक दूसरे की जगह को, लेकिन वो सॉकेट्स की वजह से मैं सेटिंग फिर यही बना पाई, वरना मैं चाह रही थी ये वाला रैक मैं दूसरी तरफ ले जाऊँ और एयर फ्रायर इस तरफ ले आऊँ। लेकिन खैर ये भी अच्छा लग रहा है मुझे। और ये बास्केट मैंने अभी नई परचेज़ की है, करीबी एक मार्ट था वहाँ से। दिस इज़ इट। आज की वीडियो यहीं तक की थी। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई अभी हम जाने वाले हैं तो अभी क्यों मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, वापस आके मुझे फिर से करनी पड़ेगी। तो हाँ, वापस आके मैं फिर करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत वहम होता है। लेकिन उसका उसका भी एक मैंने जुगाड़ लगाना है कि मैं किस तरह चीज़ें मैनेज करके जाऊँगी ताकि मुझे बहुत ज़्यादा क्लीनिंग वगैरह ना करनी पड़े। ये एक मोटिवेशन थी ताकि आप लोग भी जल्दी से अपने किचन जो हैं वो क्लीन कर लें, ईद से पहले अपने किचन को टिप टॉप कर लें।
दिस इज़ इट। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।